हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हमारे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में जानकारी को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको पूर्ण संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं और साथ ही में स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो सेशन में हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और अपने इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है उसको शुरू करने वाले हैं। जो कल चीजें हमने पढ़ी उन सब के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे क्या बनते हैं, उनका हम इस वीडियो सेशन में बातचीत करने वाले हैं। एक बार सभी बच्चों को लाइव हो जाने देते हैं, फिर हम इस इंपॉर्टेंट सेशन की करते हैं शानदार शुरुआत। सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ओके, सब लोग लाइव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कल हमने जो अंकों के बारे में पढ़ा था, आपको पता है एकदम जीरो से हमने मैथ्स को शुरू किया है और मैंने आपको बताया गणित का सबसे छोटा डिजिट जीरो होता है और सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है। 9 के बाद जो ये 10 है, ये दो अंकों का मिनिमम डिजिट है। 99 मैक्सिमम बड़े से बड़ा अंक है दो अंकों का। फिर 3 अंकों का 100 हो जाता है, ऐसे बड़े से बड़ा अंक 999, फिर 4 अंकों का 1000, फिर 9999। ये चीज हमने कल पढ़ी है। फिर स्थानीय मान, जातीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान को दर्शाता है और जातीय मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने पढ़ा प्राकर संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, सम और विषम क्या होती है, भाज्य और अभाज्य क्या होती है, जिसको संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहा जाता है, और अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। उसके बाद हमने परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी डिस्कस की है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी और इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितने होने वाला है। तो अगर मैं यहां देखूं तो सबसे बड़ा अंक जो है वो 8 है, फिर 6, 5, 2 और 0, ये तो बड़े से बड़ा अंक। और मिनिमम अंक में मैंने बताया है कि 2 को आगे रखेंगे, 0 को पीछे, क्योंकि 0 अगर आप आगे रखोगे ऐसे तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमें इस 2 को आगे लेना पड़ेगा और 0 को पीछे। इनके बीच का डिफरेंस है 10 में से 8 गए 2, 11 में से 6 गए 5, और यहां से 14 में से 5 गए 9, और यहां बच गया 5, 8 में से 2 6, 65 952 और 65952 आपके इस ऑप्शन में ही बिल्कुल मौजूद है। तो सिंपल सा ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इस दी गई संख्या में 5 के स्थानीय मान और इस संख्या में 7 के अंकित मान के बीच अंतर क्या होगा। यानी आपको एक तरफ प्लेस वैल्यू बोली गई और एक तरफ फेस वैल्यू बोली गई है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को दर्शाना है। कोशिश कीजिए आपका क्या आंसर रहेगा। यहां अगर नोटिस करें 29530 में 5 का जो स्थानीय मान आपको सीधा दिख रहा है ये 500 होगा, और अगर हम यहां नोटिस करें 32071 में 7 का स्थानीय मान वो 70 होगा। इन दोनों के बीच, लेकिन 7 का हमें स्थानीय नहीं है, अंकित मान है, और अंकित मान हमेशा सेम वैल्यू रहती है, कोई चेंजेस उसमें नहीं आता है। अंकित मान का दूसरा नाम हमारा जातीय मान भी होता है। ठीक है, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। प्लेस वैल्यूज अभी 500 है, कल अगले क्वेश्चन में हो सकता है 5000 आए, उससे अगले क्वेश्चन में 50 भी आए, तो ये डिफरेंट हो सकती है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर लेकर आना, और डियर स्टूडेंट यहां से अगर आप अंतर देखेंगे वो आ जाएगा 493 का, जो हमारे ऑप्शन बी में ही बिल्कुल मौजूद है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जितना जल्दी हो सकता है इसका आंसर दीजिएगा। इस संख्या में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में कितना अंतर होने वाला है। वैल्यू हमारे पास 56431, इसमें तो 6 का स्थानीय मान और 4 का अंकित मान, तो 6 का स्थानीय मान आप सब देख पा रहे होंगे 6000 बनेगा। 6 का जो स्थानीय मान है सीधा दिख रहा, 6 के बाद 3 अंक है। नोटिस किया आपने 1 2 और 3, 3 अंक थे तो 3 जीरो लगा दिए। 4 के अंकित मान, अंकित या जातीय मान वही जो वैल्यूज पर अंकित होती है वही रहता है। इनके बीच का डिफरेंस लाना है, तो आप सबको दिख रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 5996, और ये हमारे ऑप्शन सी में ही मौजूद है। ऋतिक शायद वैसे ही क्लास चल रही है, आप आराम से पढ़िए, बस चिंता मत कीजिए उसकी। ठीक है, अब ये सवाल देखिए नेक्स्ट वन, 6251, 6521, 5621 में
5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होने वाला है? बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर रहेगा इसका? 5 के जो स्थानीय मान है, अब इसमें भी आपको 5 का स्थानीय मान ढूंढना है। 6251 में, 6521 में और 5621 में। तो सबसे पहले आप नोटिस कर पा रहे हैं यहां 5 का स्थानीय मान इकाई दहाई यानी 50 बन रहा है, यहां 5 का स्थानीय मान 500 बन रहा है और यहां 5 का स्थानीय मान 5000 बन रहा है। इन सबको अगर ऐड करोगे तो 5055 5550 और ये आपके ऑप्शन सी में ही बिल्कुल मौजूद है। लेकिन अगर यहीं से पूछ ले कि इनका अंकित मान या जातीय मान कितना होगा, तो यहां से नोटिस करना 5 इसका भी जातीय मान 5 ही होगा, इस वाले का भी 5 ही होगा, इस वाले का भी 5 ही होगा। जातीय मान में कोई चेंजेस नहीं आता है, सेम की सेम वैल्यू रहती है हमेशा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये डेसिमल के फॉर्मेट में अगर आपसे 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछे, तो आप एक चीज बताओ, अगर आपको पता हो मैंने विस्तारित रूप करना सिखाया था, वैल्यू हमारे पास है 1715271। अब मैं आपको इसका विस्तारित रूप एक बार और बता देता हूं, ताकि अगर कोई भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछे, अब वो पॉइंट वाला सवाल हो या बिना पॉइंट वाला, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको तरीका पता है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां अगर नोटिस करें तो वैल्यू हो जाएगी 1000 प्लस हो जाएगी 700 प्लस हो जाएगी 10 प्लस 5 प्लस। अब देखो यहां से जब डेसिमल हटेगा, फर्स्ट वैल्यू से डेसिमल यानी दशमलव हटेगा 2/10, 7/100 और 1/1000 हो जाएगा। हमें क्या बोला है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर, ये 7 का स्थानीय मान 700, ये 7 का स्थानीय मान 7/100 और 700 और 7/100 का मतलब 0.07 होता है। 700 में से ये घटाओगे 699.93 आ जाएगा और ये आपका राइट उत्तर बन जाएगा आपके ऑप्शन डी में मौजूद। अब आपको घटाना नहीं आता तो वो एक बार बता देता हूं, ऐसे पॉइंट लगा के 00 और 0.07। 10 में से 7 गए 3, यहां बचा 9, एक उधार लिया यहां भी बच गया 9, इस हिसाब से घटाया जाता है डेसिमल में। ठीक है, तो वो भी मैंने प्रोसेस करके आपको बताया है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो दशमलव फॉर्मेट में भी आपसे प्लेस और फेस वैल्यू पूछी जा सकती है। अब ये देखो, अगर आपको इस वैल्यू को लिखने को कहा गया है 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई किसके बराबर होने वाले, कोशिश करिए एक बार आंसर देने की आप सब लोग। देखो यहां बोला 10,000 है, 10,100 है और 10 दहाई है। दहाई का मतलब 10 के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे जो चलता है उसी फॉर्मेट में वैल्यू आपको दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए 10,000 है तो 10 इंटू 1000 करेंगे सीधा 10,000। 10,100 है, अब 10 इंटू 100 कर लो ऐसे, 10,100 का मतलब 1000 ही तो हुआ। ऐसे समझो 10 100 रुपए के नोट है तो 1000 रुपए बने। 10 दाही है, दाही का मतलब 10 होता, 10 इंटू 10 ये 100 रुपए बन जाएंगे। और अगर ये 10 इकाई होता तो आप बताइए क्या करते, 10 इंटू 1 करते, इकाई का मतलब 1, दाही का मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000 से गुणा। तो यहां देखिएगा 10 का गुणा 1000 से हुआ 10,000, 10 का गुणा 100 से हुआ 1000, 10 का गुणा 10 से हुआ 100 बना। तो ये 11,000 ये टोटल जोड़ोगे तो आ जाएगा 11,100 रुपए और 11,100 रुपीज आपके ऑप्शन बी में ही बिल्कुल मौजूद है। ये लिखने का तरीका इस क्वेश्चन के लिए रहने वाला है। अगर ये आपको आता है तो फिर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होने वाला, बताइए आपके हिसाब से इनमें से कौन सी वैल्यू सही होगी। देखो हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बोला जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ठीक है, उसका साइन काम में आता है। आपको पता है 9 बड़ी वैल्यू और 5 छोटी है, तो जब घटाते हैं तो 4 क्यों आता है, ये प्लस की है तो साइन भी प्लस का, पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो अपनी रेखा होती है, लाइन रेखा, यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5, इस रेखा के जितना नजदीक वैल्यू होगी, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, ये उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी। नेगेटिव वाले में ध्यान रखिएगा आप लोग, इधर तो इधर बढ़ेगी वो वैल्यू बड़ी होगी और इधर इस फॉर्मेट में वैल्यू आपके बड़ी होती जाएगी। यहां देखिएगा हमेशा ध्यान रखना,
-5 ग्रेटर देन होता है -11 के। यानी माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होगी ना, रिजल्ट में वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है। लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता है। प्लस में जो बड़ी है वो बड़ी, छोटी है वो छोटी। भाई आपको ये पता, अगर 11 है और ये 5 है तो आप बोलोगे ना ये वैल्यू बड़ी है। लेकिन नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है रिजल्ट में, उसको बड़ी माना जाता है मान सम्मान में। तो आप यहां देखिएगा, क्या -16 -15 से बड़ी वैल्यू है? नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी है नेगेटिव में तो उतनी छोटी होनी चाहिए। -16 -20 से बड़ी वैल्यू है? बिल्कुल हो सकता। -16 बड़ी वैल्यू है -20 से? बिल्कुल ठीक। -16 बड़ी है -1 से? नहीं भाई, क्योंकि प्लस की वैल्यू तो हमेशा प्लस का 1 भी है ना, तो माइनस के 1000 से भी बड़ी वैल्यू माना जाएगा। माइनस का 16 माइनस के 3 से, -3 बड़ी वैल्यू होती है क्या? छोटी वैल्यू होती है -16। ग्रेटर देन -20, तो यहां से ग्रेटर देन इक्वल का साइन मेरे हिसाब से इसमें लगा नहीं है। ठीक है, -16 लेस देन -3। हाँ बिल्कुल, ये कथन राइट है ही। -16 -3 बड़ी वैल्यू है, तो ये दो राइट हो रहा है इसमें। -16 ग्रेटर देन -20। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक आध में कुछ कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल वगैरह का साइन इक्वल होता नहीं है, या तो ये दोनों ऑप्शंस होंगे या कुछ एरर रही होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव की जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी ही बड़ी। ये -3 है, -16 से बड़ी वैल्यू है ना, ये जो साइन है ना इसको देखा करो, ये बड़ी वैल्यू, यानी ये बड़ी वैल्यू को दर्शाता और ये छोटी वैल्यू को दर्शाता, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां बोला -3 इज ग्रेटर देन -16, तो बिल्कुल ये बात राइट हो जाएगी। नेगेटिव की जितनी बड़ी छोटी वैल्यू है, वैल्यू उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल में ये दो ऑप्शन हो रहे हैं, इस हिसाब से आप या तो इसको साइन को चेंज करो, अभी वाले में ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाही के अंक का दुगुना यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो बताइए वो संख्या कितनी होगी? ये जो सवाल है ना, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहां से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाही के अंक का दुगुना होना चाहिए। अब देखो, इकाई का जो अंक है वो दाही के अंक का दुगुना होना चाहिए। अब इधर देख लो, क्या ये इसका डबल है? बिल्कुल है। इसका डबल बिल्कुल है। इसका डबल बिल्कुल है। और ये भी देख लो, बिल्कुल डबल है। इकाई का अंक जो है ना वो दाई से डबल होना चाहिए। चारों के चारों कंडीशन में हो रहा है। अब वो कह रहा है अगर संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान बदल जाता है। 11 4 1 5 नहीं बदला। जैसे ही 27 जोड़ा 9 और 3 39 नहीं बदला। 27 जोड़ा 7 6 13, 5 और 1 6 बिल्कुल। इस ऑप्शन में आपने नोटिस किया, जैसे ही हमने 36 में 27 को जोड़ा तो रिजल्ट हमारा 63 हो गया। तो बताइए वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 36 है, जिसमें 27 जोड़ते ही अंकों का स्थान आपस में बदल गया। इसको ऑप्शन से ही हमेशा करना है। बाकी इसका फॉर्मेट ये भी होता है। ठीक है, 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में है, फिर इसमें 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान 10y प्लस x हो जाता है। अब ये प्रोसीजर होता है। और बोला इकाई का अंक दाही के अंक का क्या है? दुगुना होना चाहिए। ये जो अंक है इसका दुगुना होना चाहिए। वो आपके लिए फॉर्मेटिंग बहुत भारी पड़ जाएगी, जबकि नंबर पर कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसान काम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि 27 जोड़ दिया जाए तो क्रम उलट जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 7 है और 27 जोड़ने पर अंकों का क्रम उलट जाएगा? तो देखिएगा, 25 है, अगर 25 का योग 7 आ रहा है, अगर मैं 27 जोड़ू 7 5 12 4 52 हो रहा है। 7 5 12 4 1 5, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बाकी वैसे आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 52 में 27 जोड़ोगे ना तो ये 9 और 79 बनेगा। 34 में 27 जोड़ोगे 11 5 और 6 61 बनेगा। 43 में 27 जोड़ोगे 6 1 7 70 बनेगा। तो बाकी कोई भी ऑप्शन यहां मैच नहीं होने वाला है। ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हम आगे की ओर। ठीक है, ये सवाल का आंसर आप सभी बच्चों को करना, जल्दी से जल्दी बताइए। निम्न में कौन सा कथन सही है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है क्या? जल्दी बताओ। नहीं होती। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या? एक सम अभाज्य संख्या नहीं हो सकती क्या?
दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो सबसे पहले देखो, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है? नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? क्या एक भाज्य संख्या विषम नहीं हो सकती क्या? ये देखो 15 विषम है लेकिन 5 से भाज्य है, 21 विषम है 3 से भाज्य है, 24 इसके 27 विषम है 9 से भाज्य है। तो एक संख्या विषम होते हुए भाज्य हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। कौन सा कथन? ये ठीक है। चलो, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है क्या? नहीं भाई, कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं, बिल्कुल है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो है दो। तो भाई दो एकमात्र सम है, ये तो कह रहा है कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। गलत बात है भाई, एक सम संख्या दो है ना, वो क्या है? अभाज्य है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता नहीं। जैसे एक अभाज्य मैंने 5 लिया और एक अभाज्य मैंने 3 लिया, इनका योगफल एक भाज्य संख्या आ चुका है, जबकि ये तो कह रहा दो अभाज्य का योगफल सदैव अभाज्य होता नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन में हो सकता है, रोज ऐसा नहीं होगा। दोनों अभाज्य यानी प्राइम नंबर से, लेकिन उनका जो एडिशन आ रहा है वो बिल्कुल डिविजिबल या कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो यहां पर यह भी कथन गलत हो गया। तो मात्र और मात्र एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो यह कथन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, सबको एकदम क्लियर है? तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ओके, चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए फिर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। आराम से पढ़ लो, सभी अभाज्य संख्याएं क्या विषम होती है? ठीक है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, तो बहुत सारी। तो क्या बोला? कथन सही नहीं है। और हमने कथन को यही पकड़ लिया था कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ये बात गलत है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है उसका नाम दो है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि सब की सब अभाज्य संख्याएं विषम होती है। नहीं, दो शामिल होने से यहां सम भी अभाज्य के रूप में, प्राइम नंबर्स के रूप में, रूट संख्या के रूप में आ चुका है। अब मुझे बताओ, अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं? बिल्कुल, जैसे अभाज्य 5 है तो 5 से विभाजित होती है, या 5 1 से विभाजित, दो ही गुणनखंड होते हैं, उसके स्वयं और एक होता है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल, 2 3 5 7 9 होगी नहीं, ध्यान रखना, मात्र 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, बहुत सारी, अभी लाखों करोड़ों तक जाओगे इतने अभाज्य नंबर्स आपको मिलते रहेंगे। संदीप, उसका भी होगा, जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वो सेगमेंट भी साथ में चलता रहेगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर रहेगी? अगर इनको आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करें तो इनमें से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर रहने वाली है? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मुझे बताइए, आपको आरोही और अवरोही क्रम याद है? सभी को जो बताया था मैंने, आरोही में मात्र 3 अक्षर होते, छोटा अक्षर छोटी वैल्यू से शुरुआत करेगा, फिर इससे बड़ी वैल्यू, फिर इससे बड़ी वैल्यू, फिर इससे बड़ी वैल्यू। तो ये होता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता है बड़ी से छोटी वैल्यू। ठीक है। अब बोला यहां से, क्या बोला हमें? आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो देखो 7.0 7.7 7.7 7.0 0 पॉइंट। तो सबसे पहले तो देखो, आप शुरू वाले को भूल जाओ, सबसे पहला नंबर तो 0 वाले का आएगा। उसके बाद अब बारी 7, और 7 में भी 7.0 वाले का नंबर पहले आएगा, ना कि 7.7 वाले का। इसको भी 3 अंक करके चेक कर लो, 0.007 0.070, 7 बड़ा होता है 70, तो 7 यहां आ जाएगा और 70 इसके पीछे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बताओ, यहां से अगर इन जीरो लगाएं अपन, ये 700 बन रहा है, ये 707 बन रहा है, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 7.70, और लास्ट में 7.707। हमें क्या बोला? तीसरे स्थान पर, तीसरे पर आ जाएगी 7.07, और 7.07 हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। ठीक है। इस तरीके से आपको यह सिंपल सा सॉल्यूशन करना था, पहली वैल्यू फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार। और नहीं तो आप वैल्यू को ऐसे जमा लिया करो, है ना।
फिर दूसरी वैल्यू अपने पास 7.007, 7.700 और 7.707। ये सीक्वेंस है, देख लो इस प्रकार से। ठीक है, आराम से। ये जीरो वाली तो पहले नंबर पर आएगी। अब 0.7 से पहले 0.0 का नंबर आएगा। जीरो में भी 7 का नंबर पहले, 70 का बाद में, 700 का नंबर पहले, 707 का बाद में होगा। ये एक सीक्वेंस हमने यहां पर फॉलो किया है। अब देखिए आगे, ये शानदार क्वेश्चन आया अब आपके सामने। देखो, ऐसा क्वेश्चन बनता है थियोरेटिकल। अब यहां जो है ना, मूलभूत बेसिक जानकारी होगी तो आराम से आप अपने प्रश्न का आंसर कर पाओगे। यहां बोला, इस संख्या में रिक्त स्थान पर जो संख्या आएगी, क्या वो 7 का गुणज है? क्या वो संख्या अभाज्य है? क्या वो संख्या 10 से कम आ रही है? क्या वो एक सम संख्या है क्या? या फिर वो 56 का कोई गुणनखंड यानी टुकड़ा है क्या? ये चीज आपको यहां पर चेक करनी है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहां नोटिस करेंगे जो भी वैल्यू लानी है तो आपको पता है इसमें भाग देंगे। 36 से 72 दो बार कैंसिल, 4 से 28 7 बार, और 7 इंटू 2 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 14 आ चुकी है। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? वापस रिपीट कर दे रहा हूं, 36 से 72 दो बार, 4 से 28 7 बार, 7 इंटू 2 बना 14। क्या 14 7 का गुणज है? बिल्कुल राइट बात है। 7 का दूसरा गुणज 14 होता है। 7 इंटू 2 14 बन जाएगा। क्या 7 14 क्या एक अभाज्य संख्या? नहीं भाई, ये तो एक डिविजिबल नंबर है। क्या 10 से कम है? नहीं, ये बात भी गलत है। क्या एक सम संख्या? बिल्कुल, ये एक सम संख्या है क्योंकि 2 का पूरा भाग जा रहा है। क्या 56 का कोई गुणनखंड है? 14 का भाग 56 में पूरा पूरा जा रहा है। बिल्कुल। ए राइट है, डी राइट है, ई राइट है, तो ए डी ई हमारे ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको इसको वेरीफाई करना था। ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखो 14 बना रिजल्ट अपना। ठीक है, तो 14 ये जो रिजल्ट आएगा ना, इस रिजल्ट की जानकारी हमसे पूछी गई है। ए, डी और ई हमारा परफेक्ट और राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट नंबर एम आई? मैं कौन सी संख्या हूं? मैं दो अंकों की एक सम संख्या हूं। चलो अच्छी बात है, ये सारे के सारे आपको सम ही दिख रहे हैं दो अंकों के। मैं 3 4 6 का सर्वगुणज हूं। इनसे कटने वाली वैल्यू है 3 4 6 से, तो आप देखिएगा कॉमन मल्टीपल है 3 4 6 से। क्या 3 का भाग इसमें जाएगा? तो ये खारिज हो चुका है। 4 का भाग 36 में जाता है, 24 में जाता है। 6 का बिल्कुल जाएगा और 3 का तो जा ही रहा है इसमें। फिर बोला है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब ये चेक आपको करना पड़ेगा। अगर हम 24 के गुणनखंड करें तो यहां से देखिएगा 24 कैसे कैसे आता है। 12 इंटू 2, 24 और आ जाता है 6 इंटू 4, 24 आ जाता है 8 इंटू 3, 24 आ जाता है 24 इंटू 1। और बताओ, 1 2 3 4 हो गया, 5 होगा नहीं, 6 6 से फिर और वापस वही सेम वैल्यू बनेगी। तो ये 4 गुणनखंड बने। अगर बड़ी वैल्यू 48 के गुणनखंड बनाते हैं तो देखिए 48 के 2 इंटू 24, 48 के 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 48 के 3 इंटू 16, 48 के 4 इंटू 12, 48 के फिर बताओ 6 इंटू 8, फिर 48 के 6 इंटू 8 हो गया 48, फिर और के कुल 9 गुणनखंड हो जाने चाहिए। 3 2 5, 24 48, 8 24, 16 3 48 हो गया। कितने? 4 और 4 8, यहाँ 3 2 5 और फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? तो कितने फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं। यहाँ बोला 1 2 3 4 5 6 7। और कौन सा बन रहा है? 2 4 6 8, 9 गुणनखंड हो जाने चाहिए।
चलिए अब 36 के कर लेते, ये दोनों बातें तो बैठी ही नहीं, तो आंसर अपना यही बन जाएगा फिर क्योंकि देखो एक में यहाँ पर 8 बन रहा है, यहाँ पर 10 बन रहा है। 36 के ट्राई कर लेते हैं, देखिए 36 के फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे, यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं। 36 किस किस से कट सकती है वैल्यू, ठीक है। 36 में देखो 6 और 6 आ जाएगा, 36 में देखो 12 इंटू 3 आ जाएगा, 36 में देखिए और क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4 आ जाएगा, 36 में देखिए और क्या बन जाएगा बताओ, 36 4 इंटू 36 9 बन गया, और 2 इंटू 18 बन जाएगा, और बताओ, और 36 12 9 4, एक और 36 बन जाएगा। अब गुणनखंड देख लो, यहां देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कॉमन ही है ना, तो इसीलिए इसको एक ही माना जाएगा क्योंकि दोनों में 6 6 आ रहा है। तो टोटल जो मल्टीपल्स बने हैं, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर और कौन सा है, 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 36। तो देखिएगा 4 और 4 8 और 1 9, तो आंसर हो जाएगा अपना 36। इस क्वेश्चन के लिए अपना जो राइट आंसर बन जाएगा वो होगा 36। अब एक और चीज ध्यान से सुन लो, मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको। जैसे 36 है, आप इसको ऐसे भी मल्टीपल कर लीजिए, 18 हो गया, 2 से 9 हो गया, 3 से 3 हो गया। अब 2 की पावर 2 आ चुका और यहां 3 की पावर 2 आ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना, जब भी आपको ऐसे फैक्टर पता करने हो, इस पावर में 1 जोड़कर, इस पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना होता, तब भी आप उसके फैक्टर्स पता कर सकते हैं, ठीक है। पावर में 1 जोड़कर आपको आपस में मल्टीपल करना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999। अब देखो मैंने आपको कल एक चीज बोली थी, पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती, अनुवर्ती या, ठीक है। परवर्ती का मतलब होता, पर का मतलब होता बाद आने वाली, ठीक है, बाद में आने वाली। पूर्व का मतलब होता है पहले, आपने सुना होगा ना, पूर्व सरपंच, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रमुख, इस प्रकार से, यानी पूर्व का मतलब पहले की संख्या। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, तो पहले ये चीज क्लियर हुई, पूर्व का मतलब पहले, पर का मतलब बाद होता है। तो देखो 1000 के पूर्ववर्ती 999, इसके भी पूर्ववर्ती 999 नहीं भी, इसका तो 998 आ रहा है, तो ये कथन हो गया गलत, हमें सही लाना है। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती 999 का परवर्ती, इसका परवर्ती वापस 1000 ही हो रहा है, तो ये बात भी गलत हो गई। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती क्या होगा, 999 का परवर्ती 1000 होता है, और ये कह रहे 1002, ये भी गलत। 1000 के परवर्ती, 1000 के पर यानी बाद आने वाला 1001 का वापस पूर्ववर्ती, अब बताओ इसका वापस पूर्ववर्ती निकालोगे, 1001 का पूर्ववर्ती, तो वापस 1000 आएगा, ये कथन अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1000 के पर यानी बाद आने वाला 1001, इसका वापस पूर्व यानी पहले आने वाला 1000 है क्या, 1001 का पहले आने वाला बिल्कुल 1000 होता है, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। और अनुवर्ती का दूसरा नाम परवर्ती होता है, ये कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये प्रीडिसर होता है और इसको सक्सीसर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक अभाज्य संख्या में क्या 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, 2 से ज्यादा भाजक होते हैं क्या, केवल खुद और 1 से विभाजित होती है, बिल्कुल राइट बात है। इसका कोई भाजक नहीं होता, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, 2 से ज्यादा, कौन सी बात सही है, तो आपको पता है अभाज्य संख्या में केवल एक बात ठीक है कि एक तो वो खुद से विभाजित होती है या फिर वो 1 से डिविजिबल होता है, यही उसकी खास बात होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की कौन सी श्रृंखला एकदम सही है, अब आप लोग मैसेज करके बताओगे इनमें से कौन सी श्रृंखला अभाज्य संख्याओं की आपको एकदम सही लग रही है। तो देखो यहां 2 आया नहीं है, अभी 1 से 20 है तो 2 तो आना चाहिए, ये तो वैसे ही खारिज हो गया। ये 1 से शुरू कर रहा है, 1 तो अभाज्य होती नहीं है,
शुरुआती 2 से होती, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही खारिज हो गए, यस और नो। अब ये बचे 2 के बाद इन्होंने 3 को गायब कर दिया, तो ये खारिज हो गया, तो एकमात्र हमारा यही ऑप्शन बचा है। तो 1 से 20 तक में आबादी हो जाती, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 हो जाती है। तो ऑप्शन को अगर कट करोगे तब भी आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? अगर आपको पता हो, कल मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, आपको याद हो तो n प्राकृत संख्याओं का योग लिखाया था, याद हो तो n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2। और अगर यहीं पर n सम हो तो उनका जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1। यहीं अगर n विषम हो तो उनका जो एडिशन आता है वो होता है n का स्क्वायर। अगर यहीं पर n वर्गों का योग हो तो वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। और यही n घनों का, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इस चैप्टर में फिर, तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, इसका स्क्वायर कर देना बस, ये वैल्यू रख के। और n का मतलब जितने नंबर्स होंगे, 20 होंगे तो 20 रख देना, 30 होंगे तो 30 होगा। यहां बोला प्रथम 35 विषम और विषम n विषम का योग होता है, वो हो जाता है n का स्क्वायर। तो आप देखिएगा 35 का स्क्वायर करना है और ये हो जाएगा, देखो 5 का 25, 3 इंटू 4 1225, और 1225 आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखो, अगर जिन भी संख्याओं का इकाई अंक 5 हो, क्या हो, इकाई अंक 5 हो, तो उनका स्क्वायर कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई बोल दे 35 का स्क्वायर अभी हमने कर लिया, 25 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, 75 का स्क्वायर हो जाए, 105 का स्क्वायर हो जाए, 115 का स्क्वायर हो जाए, 95 का स्क्वायर हो जाए और 45 का स्क्वायर, कोई भी वैल्यूज हो उनका स्क्वायर जिसमें लास्ट में 5 आता है, तो आपको क्या करना, देखो 5 सबके अंत में है, तो मैंने बोला ना इकाई अंक 5 पर ये लागू होता है, तो सबसे लास्ट में 25 तो आएगा, सब में आएगा 25, और जहां स्क्वायर है वहां लास्ट में 25, एक ही ऑप्शन है तब तो डायरेक्ट ही कर दो। 3 के बाद जो अगला नंबर आता है उससे गुणा कर दीजिए 3 के अगले नंबर से, 3 इंटू 4 12 25। 7 का अगला नंबर 8 होता है, 7 इंटू 8 56 25। 10 इंटू 11 बताओ 110 25। 4 का अगला नंबर 4 इंटू 5 20 25। 9 का अगला नंबर 9 इंटू 10 90 25। 11 इंटू 12 बोलो 132 25। तो ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, जिन भी संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर करने की डायरेक्ट ट्रिक होती है, सिंपल सी। लास्ट में 25, उस आगे वाले नंबर का अगले नंबर से आपको गुणा करना। 7 का अगला नंबर 8, 10 का अगला नंबर 11, 4 का आगे 5, 9 का अगला नंबर 10, 11 का अगला नंबर 12 से मल्टीपल करना होता है। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो वही 1 से 40 तक की विषम का योग लाना है, तो आपको पता है n का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 से 40, ठीक है, n का स्क्वायर। लेकिन यहां गलती क्या होती है, देखो भाई, जब 1 से 40 आप जाते हो ना, 1 प्लस 3 प्लस 5, मुझे जल्दी से बताओ क्या 40 की 40 विषम होगी क्या? होगी क्या, बताओ जल्दी से। नहीं भाई, जब 40 तक जाओगे ना तो विषम संख्या 20 ही होगी। 20 विषम होगी और 20 सम होगी। गणित में एक सम होती है और एक विषम होती है। इसीलिए जब 40 तक की बात हुई है तो n का मान ओनली 20 होगा और योग आ जाएगा n संख्याओं का, वो होता है n का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर करते ही रिजल्ट आ गया 400। तो ये गलती होती है स्टूडेंट से। अगर आप यहाँ 40 का वर्क करने लग गए तो भाई 1600 आ जाएगा, ध्यान रखना। और 1600 ऑप्शन में भी नहीं है, फिर कहोगे फॉर्मूला लगा नहीं। वहां बोला है 40 तक की संख्याओं में जितनी विषम आती है, अगर मैं 1000 तक जाऊंगा ना तो 500 सम होगी और 500 विषम होगी, मतलब 500 अपने इवन्स होंगे और 500 ऑड नंबर्स होंगे। 25 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? 25 से कम देख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19
23। अब इसके आगे जाना मत 25, क्योंकि 29 को मत ले लेना। तो यहां देख लीजिए 4 4 8 और 1 9, कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी? 9 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और ये एकमात्र इवन नंबर है जो यानी सम यानी इवन होते हुए प्राइम नंबर गिना जाता है। इस वैल्यू का हमें बोला यूनिट डिजिट क्या होने वाला? इकाई का अंक। अब यहां थोड़ी सी बात समझना, ये अंकों से रिलेटेड एक जरूरी बात है कि जब भी आप मल्टीपल करते हैं, हम क्या सोच रहे क्या पूरा गुणा करके यूनिट डिजिट बताना है क्या? नहीं। यहां सिंपल सा आपको जब यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पूछा है, तो आपको मल्टीपल करके सिर्फ इकाई का अंक लाना है। जैसे देखिए, आपको यहां इकाई का अंक 7 दिख रहा है, यहां इकाई का अंक 5 दिख रहा है, यूनिट डिजिट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये बन गया 35। अब 35 को आप आगे मत ले जाइए, क्योंकि अगर 35 को आगे लेके चलेंगे फिर 2 से 3 बन जाएगी, 3 से 5। जैसे ही डबल डिजिट आए वापस आप सिंगल डिजिट उठा लीजिए। मैंने इनका गुणा किया, 35 आया। अब मैं 5 को उठा के 8 से गुणा करूंगा, 40 आ गया। 40 में अब मैं जीरो का गुणा आगे करूंगा, जीरो का किसी भी डिजिट से गुणा जीरो ही होगा, जीरो का किसी भी डिजिट से इकाई से गुणा होगा तो जीरो ही होगा। फाइनली हमारा आंसर बन चुका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और वैसे अगर एक वैल्यू ये 5 आ जाती है और कोई भी सम संख्या आती है यूनिट पर 0 2 4 6 8, तो वो रिजल्ट जीरो ही होता है हमेशा। लेकिन ये तरीका होता है यूनिट डिजिट लाने का। अब आप लोग बताओ, इस वैल्यू का रिजल्ट जल्दी से बताइए क्या होगा। अब ये थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा पहले कि घात के रूप में इकाई अंक कैसे पता करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैंने आपसे ये बोला कि 27 की पावर 38 का इकाई अंक ज्ञात करके बताइए, तो आपको क्या करना, देखिए होता क्या गणित में, कोई भी नंबर का आप गुणा करोगे ना, जैसे मान लीजिए 4 बार गुणा, तो 4 बार गुणा करने के बाद जैसे ही 5वीं बार मल्टीपल होगा, तो जो यूनिट डिजिट होता है ना, वो हमेशा 4 मल्टीपल के बाद रिपीट होता है। जैसे देखना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 दूनी 16, और जैसे ही 6 इंटू 2 करेंगे आगे, 2 इंटू 2 4, 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 6 इंटू 2 यहां से बन गया 12 बन जाएगा, तो यूनिट डिजिट अपना वापस रिपीट हो जाएगा। सेम का सेम यहां रिपीट होने वाला है। तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी और एग्जांपल, 27 का गुणा देखो 4 बार कर लो। अब देखना, 7 7 गुण 50 में इकाई अंक 9 आ गया, 9 7 63 में इकाई अंक 3 आ गया, 3 इंटू 7 में इकाई अंक 1 आ गया। अब जैसे ही मैं आगे गुणा करूंगा, तो बताओ मेरा यूनिट डिजिट रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? 27 में 7 आ गया वापस। 4 बार गुणा करने के बाद यूनिट डिजिट हमेशा रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई घात में हम 4 का भाग देंगे, और पहला काम तो ये, और जो भी यहां शेष बचेगा उसको हम इकाई अंक की पावर लगा देंगे। और वो शेष क्या क्या बच सकता है वो भी बता देता हूं। अगर शेष 1 बचे तो पावर 1, 2 बचे तो पावर 2, और 3 बचे तो 3 लगानी है। अब आप कहोगे क्या 5 नहीं बच सकता? अरे भाई 5 बचेगा तो 4 का भाग और जा रहा है। शेषफल हमेशा भाजक से कम होते हैं, ठीक है। जब 4 का भाग दोगे तो शेषफल 1 2 3 ही बचेंगे, लेकिन यदि कभी शेष 0 बच जाए तो घात हमेशा 4 लग जाएगी, ठीक है। अभी भाग दिया, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 36 में हमने 4 का भाग दिया 38 में, तो 9 चौक 36, पीछे बच गया 2 बच गया, तो इकाई अंक की पावर 2 लगा दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 है, तो यूनिट डिजिट आ गया 9। तो ये प्रोसीजर डियर स्टूडेंट्स आपको इसमें करना है। वापस सुन लो, घात में आप 4 का भाग दीजिए, जो आपके बचता 1 बचेगा पावर 1 लगाओ, 2 बचेगा पावर 2 लगाओ, 3 बचेगा पावर 3 लगाओ। लेकिन आपको अगर कल को 36 हो गया, 36 में तो 4 का भाग पूरा चला जाएगा। जब शेषफल 0 बचे तो घात 4 लगा दीजिए। चलिए इसको देखिए, 62 में हम 4 का भाग देते हैं, 15 चौक 60, रिमाइंडर 2 बचा। 28 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 बचा। 54 में 4 का भाग, 13 इंटू 4 52 में फिर 2 बच गया। तो यहां देखो 5 की पावर 2 लगेगी, 6 की पावर 4 लग जाएगी, 0 बचता तब 4 आती है, और
3 की पावर यहाँ 2 लगी, इकाई अंक की पावर इसकी लगती है, ध्यान रखना। वापस ये कट गई, अब 2 बचा, कट गई 0 बचा, कट गई 2 बचा, 0 वाले में 4 आता है। 5 का स्क्वायर 25 में 5 आया। 6 का 6 बार गुणा करोगे ना कितनी बार भी वो 6 ही आता, ध्यान रखना। 36 में 6 आया, 6 इंटू 6 36 में फिर 6 आया, फिर 6, और 3 का स्क्वायर 9 होता। अब गुणा कर लो, 6 पंज 30 में 0 और 9 इंटू 0 फिर 0 ही बनेगा। ठीक है, और वैसे आपको पता है यहाँ 5 आ गया और यहाँ 6 आ गया तो ये 0 बनना ही था वैसे भी। ठीक है, इसका आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन यहां सही है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। एक सम और एक विषम का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। 2 विषम और एक सम का योगफल एक सम होता है, या 3 विषम का योगफल एक सम संख्या होता है। देखिएगा, आराम से समझो बात को। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, हमें प्रूव करना सही। 3 विषम हम लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लीजिए। 15 15 इंटू 7 नहीं बना, तो क्या 3 विषम का गुणनफल एक सम हो सकता है क्या? कितनी भी बार मल्टीपल करोगे तो वो सम नंबर नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ 9 ले लीजिए भली आप। ठीक है, विषम कितनी भी वैल्यू कोई भी ले लीजिए आप, तो यहां पर ये रिजल्ट कभी भी सम के फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा। एक सम और एक विषम का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। देखो, एक सम और एक विषम का अंतर, देखो एक सम ले ली 8 और एक विषम ले ली 3, इनका अंतर बोलो कितना बन गया? 5। एक 8 ले ली, एक 1 ले ली, इनका अंतर बोलो 7। एक 8 ले ली, एक 5 ले ली, इनका अंतर बोलो 3 हो गया। क्या एक सम और एक विषम का अंतर एक सम संख्या हो सकता है क्या? दिख नहीं रहा, यहां से आप नोटिस कर पा रहे होंगे। 2 विषम संख्या और एक सम का योगफल एक सम होता है। 2 विषम संख्या 3 और 5, एक सम का योगफल एक सम होता है। 8 और 4 12 बिल्कुल हो सकता है। एक आधा, अब इसको, अब ये तो बोल रहे हो सकता है, हमें इसको प्रूव नहीं मतलब इस बात को खारिज कराने के लिए कुछ प्रूव करना है। अपन 7 ले रहे हैं, यहाँ 5 ले रहे हैं, और कुछ और वैल्यू देख लीजिए, 2 ले लीजिए। 7 5 12 और 2 14 हो रहा है। 3 विषम का गुणनफल, तो 5 3 8 8 7 15, तो यहां पर ये बात भी खारिज। ये कह रहा 3 विषम का योगफल एक सम होता है, नहीं आ रहा है, ये भी गलत। ये बात यहां ठीक हो रही है कि 2 विषम और एक सम का योगफल एक सम संख्या होता है। ये वाली बात यहां हमेशा प्रूव हो रही है। मैं देखो एक बार और लिख रहा हूं, यहां पर 2 विषम लिख रहा हूं, एक सम लिख रहा हूं, 2 विषम लिख रहा हूं, एक सम लिख रहा हूं, 2 विषम लिख रहा हूं और एक सम लिख रहा हूं, 6। अब देखना, 5 3 8 और 2 10 सम संख्या, 12 4 16 सम संख्या, 20 और 6 26 ये भी सम संख्या। तो यहां पर इतने टाइम से ये बात प्रूव हो चुकी है। तो ऑप्शन जो सी है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा कि 2 विषम यानी ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर का एडिशन हमेशा इवन होगा। 10 दाही 11 सैकड़ा 12 इकाई। देखो 10 दाही का मतलब 10 का गुणा 10 से, 11 सैकड़ा मतलब 11 का गुणा 100 से, और 12 इकाई, इकाई का मतलब 1 से गुणा। तो ये हो जाएगा अपना 100 प्लस 1100 प्लस 12, तो ये 1100 और 100 1212 हो जाएगा टोटल, और 1212 किसी ना किसी ऑप्शन में डेफिनेटली होगा। अगर आप तरीके से इसको हल करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वापस देखना, 10 दाही है, इकाई और दाही, दाही में 10 आता है, 10 इंटू 10 बोलो 100 रुपए बना। 11 सैकड़े, 11 100 रुपए के नोट है तो 1100 बने। 12 इकाई है, 12 एक है, तो आप बताओ 12 ही बना। इन सबको जोड़ा तो रिजल्ट आपके सामने है। निम्न में से कौन सा युग्म सह आबाजी युग्म है? और आपको मैंने कल बोला था सह आबाजी युग्म वो होता है जिसका एचसीएफ 1 बनता है। कॉमन जो आपका एचसीएफ बनेगा मसअप, वो हमेशा 1 हो जाना चाहिए। अब वो नंबर भाज्य अभाज्य उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखो 34 और 35 का आपको पता है 17 और 17, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों 17 से कैंसिल हो रहे हैं, तो एक कॉमन गुणनखंड आ गया। 12 और 18 तो ये 6 से विभाजित हो रहे हैं, गलत है। 7 और 14 7 से विभाजित हो रहे हैं, गलत है। तो ऑप्शन जो पहला है ना, वो अपने को प्राइम फैक्टर्स है। ये किसी भी कॉमन पहाड़े से नहीं कटते हैं, इसलिए इनको को प्राइम फैक्टर्स बोला जाता है। इनमें से कौन सा सह अभाज्य नहीं है युग्म? बताओ जल्दी से। युग्म नहीं है पूछा इस बार, कौन सा नहीं है?
तो आपको पता है 11 और 13 का एचसीएफ 1 होता है, बिल्कुल। 15 और 17 का भी 1 होता है, अभाज्य संख्या है। 17 और 23 का भी 1 होता है, बिल्कुल। लेकिन 17 और 34 17 से डिविजिबल होते हैं, दोनों के दोनों। इसलिए ऑप्शन जो 4 है ना, वो भाई यहां पर सह अभाज्य नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है आपका? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। अब बताओ ये आपका इस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट रहेगा? अंकों का योग 11 होना चाहिए। देखो 8 और 3 का योग भी 11 है, 92 का भी है, 29 का भी है और 38। वो कह रहे हैं कि जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। चेक करते हैं। मैं जैसे इसको 38 करता हूं, 13 में से 8 गए 5 हो गया, 7 में से 3 गए 4 हो गया, तो ये तो बात गलत है। 92 में से 29, 12 में से 9 3 हो गया, 8 में से 2 6, तो बिल्कुल इसके मान में 63 की कमी आ चुकी है, तो वो संख्या हो जाएगी अपनी 92। अब आप बताओ, ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकती। अगर इनके मान उलट दोगे तो रिजल्ट नेगेटिव में चला जाएगा, और वो कह रहा है सिंपली 63 कम हो रही है, तो ये तो ऑलरेडी 63 से कम है। चेक तो इन दो को ही करना था आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है, तो व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? अब मैं पहले थोड़ा आपको बताता हूं ये व्युत्क्रम क्या होता है, फिर हम बात को समझते हैं। देखो किसी भी नंबर का जो व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको। 7 का व्युत्क्रम हो जाता है 1/7, 11 का हो जाता है 1/11, 9/10 का हो जाता है 10/9। किसी भी वैल्यू को, और अगर मैं कहूं 1/13 है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 13, या 13/1 भी बोल सकते हो। किसी भी नंबर का व्युत्क्रम उसका जस्ट रिवर्स फॉर्मेट होता है। और कोई भी दो व्युत्क्रम, मैंने एक 7 लिया और एक 5 लिया, एग्जांपल समझा रहा हूं आपको मैं। इसका व्युत्क्रम देखना 1/7 और इसका व्युत्क्रम देखो 1/5। इनका एलसीएम ले लो, 35 बन गया। 7 से 5 बार, 5 से 7 बार, ऊपर जोड़ आगे नीचे गुणा आ गया 35। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं के जब व्युत्क्रमों का योग करते हैं, ऊपर उनका योग आ जाता, नीचे उनका 7 पंच 35 गुणा आता। तो डायरेक्ट ट्रिक बनती यहां से, ऊपर योग हो जाएगा और नीचे गुणा हो जाएगा। ये व्युत्क्रम के योग की ट्रिक बन जाती है यहां से। व्युत्क्रमों का योग, ऊपर डायरेक्ट योग रख दीजिए, नीचे गुणा रख दीजिए। तो यही चीज हमें यहां फॉलो करनी है। इस बार अंतर दिया तो अंतर रख देंगे, व्युत्क्रमों का अंतर है तो अंतर बटा गुणनफल आ जाएगा। व्युत्क्रमों का तो अंतर दे रखा हमें डायरेक्ट 5 और गुणनफल है 36। 5/36 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप नंबर चेक करना चाहोगे तो फिर देख लो, 36 के गुणनखंड कर लो, 9 और 4 36 होता है, और आप देख लो इनमें अंतर 5 का पड़ेगा। तो आप थोड़ा सोचना पड़ेगा उस चीज के लिए, बस यही है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? सबसे पहले देखो परिमेय क्या होती है। वे संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब ये बोला कि इनमें से इनके बीच में कौन सा नहीं आ रहा, पर पहले ये तो पता करें इन वैल्यू का मान क्या है, ताकि इनको पता करना बहुत आसान रहे। तो कोई भी वैल्यू को पता करना हो बड़ी या छोटी भिन्न में, तो उसका एक सिंपल तरीका, आप उनके मान लाने का तरीका है, 0 लगा के डिवाइड कर दो। ये 6 पंज 30, 6 कुछ बना, या आप इसको ऐसे ही डिवाइड कर दो ना, सिंपल, कुछ मत करो, देखो डिवाइड कर दो। 3/5 है तो 0.6 आया, 4/5 तो 0.8 आया। ये जो वैल्यू है ना, इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए, 0.6 से बड़ी और 0.8 से कम या बराबर होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इनके बीच में नहीं आती, ये पूछा है हमें। क्या बोला है? इनके बीच में नहीं आनी चाहिए, जिसका मान इन दोनों से ऊपर जा रहा है। चलो इसको चेक करते हैं। जैसे ही मैंने यहां भाग दिया, ये 0.7 बना। जैसे इसका भाग दिया, पॉइंट लगा 160, 5 150, फिर 100 बचा 3, ये वैल्यू नहीं आएगी। बताओ क्यों? अरे 16/30 करते हैं ना, 2 से और कट रही है, देखो 8/15, तो 15 इंटू 5 75, 5 बचे, 15 तिया 45, ये वैल्यू इससे कम हो रही है, तो ये मान इस वैल्यू के अंतर्गत नहीं आने वाला, सिंपल सा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पाई एक कैसी संख्या है? तो मैंने आपको बताया था पाई का मान क्या होता है, बोलो 3.14123 इस प्रकार से ये अनंत रूप से ऐसे चलता रहता है, ये रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको परिमेय में लिखना संभव ही नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर सीधा लिखा हुआ आ जाए ना 22/7 है, तब वो परिमेय होगी, ध्यान रखना, अपरिमेय मत करना, ये रेशनल नंबर होगा। ओनली 22/7, आपको ये थोड़ी बोला ये पाई वाला मान है 22/7। ठीक है, उसको सॉल्व करके लिखते ना 3.14 वगैरह, तो डेफिनेटली वो अपनी एक अपरिमेय संख्या पूरी बन जाएगी। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अब देखो, अपरिमेय वही होती है ना डियर स्टूडेंट जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते, जिसको P/Q का फॉर्मेटिंग नहीं किया जा सकता। भाई ये सवाल गलत करना मत किसी भी हालत में। ठीक है, तो 1.6 यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो आपको पता है 3 जीरो लगा दिए तो ये बन गई ना परिमेय संख्या। यहां भी मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 3 जीरो लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन 22/7 भी आपको पता परिमेय में खुद दे रखी है, लेकिन पाई कैसी है 3.141326897 कुछ भी बन सकता, आगे पूरा सॉल्व करके नहीं लिखा मैंने, एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये कभी भी हम पता नहीं कितने तक जाएगी, आप कैसे पॉइंट हटाओगे। ठीक है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती? नहीं भाई, बहुत सारी होती है। केवल एक परिमेय संख्या नहीं, अनंत परिमेय संख्या होती है। कल आपको मैंने लिखाया था, और ये लाइन मैंने कल थ्योरी में भी कराई थी, कि किन्हीं भी दो परिमेय रेशनल नंबर्स के बीच इन्फिनिटी नंबर्स में रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, अनंत रूप से परिमेय संख्याएं हो सकती है। इफेक्ट आपका बिल्कुल एग्जाम में ऐसा का ऐसा छपता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब जिनको बटे में नहीं लिखा जा सकता? तो देखिएगा, ये जो क्यूब रूट ऑफ 64 है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4 × 4 × 4, 3 बार बनना चाहिए, तो रिजल्ट आ गया 4। ये ओनली 64 है, तो यानी किसी का रूट बनना चाहिए, रूट 64 तो मतलब 8 × 8 होता, तो 8 आ गया। 6 ऑफ 64, क्या 64 के 6 मल्टीपल में कुछ बनता है? देखो, आप इसका मतलब समझा करो, इसका मतलब होता है किसी नंबर का 3 बार गुणा। ये कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा रूट होता है, वो आप कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ रूट लगा हुआ है, वो हमेशा वर्गमूल ही होता है। 2 हो गया, और जब वर्गमूल के अलावा वैल्यू आएगी तो हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, रूट ऑफ 4 ऑफ 64 हो गया। अब आप बताओ इनमें से, तो 64 के गुणनखंड करो, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 सेगमेंट तो बैठ रहा है। 6 कैसे बैठ रहा है? 2 का गुणा 6 टाइम्स हो रहा है, तो ये बैठ गया 2 से। लेकिन किसी भी नंबर का 4 बार गुणा करने पर 64 नहीं आता है। 2 बार में आता है, 3 बार में आता है, 6 बार में आ जाता है, लेकिन 4 बार गुणा करने पर 64 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा। ठीक है, ये देखो ऐसे कर लोगे ना, 4 4 फिर 4, 3 गुणनखंड बन सकते हैं, लेकिन 2 गुणनखंड बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं, लेकिन ये गुणनखंड नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो भाई हम इसको फैक्टर में लिख ही नहीं सकते, इसलिए कैसी हो जाएगी, बट्टे में लिख नहीं सकते। अब इसको तो बट्टे में लिख दो ना, 4/1, 8/1, 2/1, तो फ्रैक्शन में लिखते ही हमारा रेशनल नंबर बना कि नहीं बना, इसलिए ये वैल्यू अपने रेशनल नंबर में नहीं आएगी। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, जो हमारा बैच है अपना, ये इस बैच में इतना शानदार कंटेंट आपको ये दिया जा रहा है, अगर ढंग से पढ़ लोगे तो एग्जाम डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे। निम्न में कौन सी एक परिमेय संख्या है? इस बार हमें यह बोला कौन सा रेशनल नंबर है वो हमें लेकर आना है। क्या क्यूब रूट ऑफ 2, रूट 2 का मान तो 1.414327 इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है, ये तो नहीं हो सकता। क्यूब रूट ऑफ 8 बिल्कुल हो सकता है। 8 किसको 3 बार गुणा करने पर आ सकता है? 2 को तो ओनली रिजल्ट 2 बना हो सकता है, तो ये तो राइट आंसर है, ये नहीं हो सकता। 4 किसी भी नंबर को 3 बार गुणा करने पर आता ही नहीं है, 2 बार होता तो हो जाता। 12 किसी भी नंबर को 3 बार गुणा करने पर नहीं आता, तो ऑप्शन जो बी है
वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन है आपका? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो ये तो होगी नहीं, और ये दिख रही है आपको डायरेक्ट, इस बार वापस वही लगभग सेम क्वेश्चन आ गया मेरे हिसाब से, इसका भी रिजल्ट 2 हो जाएगा। अब बताओ इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, बताना है। अब आपको पता है रूट ऑफ 64, तो ये 8 का बन गया। क्यूब रूट ऑफ 64, तो ये 4 का बन गया। क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये 2 का बन गया। लेकिन रूट ऑफ 8 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। रूट ऑफ, मैंने बोला ना, कुछ नहीं लिखा हो तो आप हमेशा स्क्वायर पर सोचोगे, पर 8 किसी का स्क्वायर होता है क्या, बताइए। इसलिए ये वाली बात संभव नहीं है। निम्न दी गई संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। तो आपको पता है, सीधा दिख रहा है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, वर्गमूल निकालोगे। रूट 136 किसी का वर्गमूल नहीं बनता है, ना 128 बनता है, ना 120 बनता है। लेकिन आपको पता है कि रूट ऑफ 144 12 का स्क्वायर बनेगा, इसको हम 12/1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा परफेक्ट आंसर बन जाएगा। अब ये सवाल है ना भाई, सबसे अच्छा सवाल है आज के सेशन का। इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना, रैशनलाइजेशन करना। परिमेयकरण का मतलब होता है कि परिमेय का एक रूल होता है हमेशा कि वैल्यू कभी भी बटे के फॉर्मेट में रूट में नहीं रह सकती। ये वर्गमूल घनमूल में भी पढ़ाया जाता है कि वैल्यू ये जो है ये कभी भी बटे में रूट में नहीं रह सकती। और परिमेयकरण कैसे करते हैं वो सुनना। अब मैं जो ये प्रक्रिया बता रहा हूं इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, अगर नीचे प्लस की वैल्यू है रूट में, रूट देखो पहले ये रूल कब अप्लाई किया जाता है कि बटे में रूट की वैल्यू हटाने के लिए किया जाता है। परिमेयकरण में क्या करता है, अगर नीचे प्लस की वैल्यू है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करते हैं, और अगर यहां नीचे माइनस की वैल्यू होती तो हम ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर देते। और एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी दो रूट गुणा होते हैं ना, तो रूट को कंप्लीट बना देते हैं, पूरा बना देते हैं। रूट 7 इंटू रूट 7 7 हो जाता है। रूट 11 इंटू रूट 11 11 हो जाता है। रूट 4 इंटू 4। अब कहोगे ऐसा क्यों होता है, ये जो है ना भाई रूट में, इसको पावर में हमेशा, इसको मैं समझा देता हूं, इधर देखो, इसको पावर में 1/2 बोलते हैं। इसको भी पावर में 1/2 बोलते हैं। आधार समान होते तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, और आधा जुड़कर इसीलिए यहां पावर 1 हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं आधी और आधी 1 पावर हो गई, आधी और आधी मिलकर 1 पावर हो गई, आधी और आधी पावर मिलकर 1। इसीलिए बोलते हैं कि जब दो रूट मल्टीपल होते हैं ना, तो हमेशा पावर कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब यहां देखिए, ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। ये जो फॉर्मेट है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपसे कहता है, इधर लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस होना चाहिए। तो यहां मैं लिख दूं ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस रूट 3। अब ध्यान से सुनना, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका मान होता है, बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए था तो 5 का स्क्वायर, ये बी था तो रूट 3 का स्क्वायर। 5 माइनस रूट 3 ऊपर तो सेम रहेगा, लेकिन नीचे देखना भाई, 5 का स्क्वायर बोलो 25 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर, अरे रूट 3 इंटू रूट 3 3 बनेगा, 25 में से 3 गए 22 आ गया। 5 माइनस रूट 3 अपॉन 22, और 5 माइनस रूट 3 अपॉन 22 हमारे पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परिमेयकरण करना। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन इसका। 1/2 प्लस रूट 3, इसका परिमेयकरण करोगे तो वही तरीका है, 2 प्लस रूट 3, तो ऊपर नीचे हम माइनस से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर। तो आप सबको पता है ऊपर तो सेम वैल्यू रहेगी, 2 का स्क्वायर 4 होता, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो फाइनली रिजल्ट बना 2 माइनस रूट 3। देखो यहां से 4 आएगा, यहां से 3 आएगा, 4 में से 3 एक ही तो बचेगा, 2 माइनस रूट 3 ऑप्शन बी में ही मौजूद है। ओके
तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। अब आगे के वीडियो में आप लोगों का जो दशमलव प्रसार होता है, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, दशमलव और भिन्न, इन सारी चीजों को आगे के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसका भी एक वीडियो सेशन अलग से आएगा। थैंक यू।